हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड्स एंड प्राइसेस का सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी मिल सके। बाजार शब्द का अर्थ उस साधारण क्षेत्र से लगाते हैं जिसके भीतर किसी वस्तु विशेष कीमतों का निर्धारण करने वाली शक्तियाँ कार्यशील होती हैं। परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर एली ने परिभाषा यह दी है। मांग का वक्र होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, और पूर्ति का जो वक्र होता है दोस्तों, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। यह दोनों क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लो। वस्तु की मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक है मांग व पूर्ति दोनों। वस्तु की मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक होता है मांग व पूर्ति दोनों तत्व आवश्यक होते हैं। वस्तु का मूल्य कहाँ पर निर्धारित होता है? जहाँ मांग व पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों संतुलित या बराबर हों उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम को हिंदी में साम्य बिंदु कहते हैं। साम्य बिंदु निर्धारित मूल्य को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। जब वस्तु का नियोजन एवं विकास किया जाता है तो विपणन की यह क्रिया किस प्रकार की उपयोगिता का वर्णन करती है? रूप उपयोगिता का वर्णन करती है। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कितनी दशाएं हैं? 6। मार्केट स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 परफेक्ट, नंबर 2 इनपरफेक्ट। जब पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में किसी भी दशा का अभाव हो जाता है तो अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा उत्पन्न हो जाती है। यह परिभाषा किसने दी? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने यह परिभाषा दी। अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि विक्रेता अपनी वस्तु के लिए एक गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। परिभाषा दी लर्नर ने परिभाषा दी। मांग की वस्तु की वह मात्रा है जो किसी व्यक्ति एक दी हुई कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। यह परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर मिल ने। किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं आवश्यकता। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, आय बढ़ने पर मांग घटती है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है। मांग के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के मांग होते हैं। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड का वक्र होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इनकम डिमांड को कहते हैं इंगल क्रेव कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तुओं की आय मांग का वक्र का ढलान होता है पॉजिटिव धनात्मक। हिंदी में पॉजिटिव को धनात्मक कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से हीन वस्तुओं का इनकम डिमांड वक्र है। जो बहुत ही हीन मतलब खराब वस्तुएं होती उनका इनकम डिमांड होता है बाएं से दाएं नीचे की तरफ। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ क्रॉस डिमांड वक्र का ढलान होता है। सब्स्टिट्यूट वस्तुएं जो होती हैं उनका ढलान होता है पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट के उदाहरण हैं चाय एंड कॉफ़ी, चीनी एंड गुड़। SMT श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार मांग की लोच का सूत्र है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। CP बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा P अपान क्यू बराबर डेल्टा क्यू इंटू P डेल्टा P इंटू क्यू। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड मेजर इलास्टिसिटी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। मार्शल की इकाई विधियां के अनुसार मांग के मूल्य की सापेक्षता कितने प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से। E बराबर इकाई के बराबर होता है, इकाई 1 से अधिक होती है, इकाई 1 से कम होती है। फ्लक्स की प्रतिशत रीत की मांग की लोच की माप में मांग की मूल्य का सापेक्ष ज्ञात करने का फार्मूला है। ईपी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे
मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। सप्लाई फंक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग द सप्लाई कौन से हैं? जो सप्लाई फंक्शन का फैक्टर है वह कौन कौन से हैं? यस एक्स बराबर एफ बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट पी एक्स कॉमा पी आर पी एफ टी एन जी ई एक्स जी पी। जी पी का मतलब है सरकारी गवर्नमेंट प्रोडक्ट। ई एक्स का मतलब है भविष्य में प्राइस वस्तु का। एन मीन्स फार्म है, जी मीन्स उद्देश्य है, टी मीन्स तकनीकी है टेक्नोलॉजी, पी एफ मीन्स फार्म की उत्पादकता है, पी आर का यहाँ पे प्रोडक्ट से संबंधित, और पी आर का है पी एक्स का है वाई वस्तु की कीमत। पी एक्स वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत। वस्तु के जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। वस्तु के जीवन की किस अवस्था में प्रतियोगिता चरम सीमा पर पहुंच जाती है? तीसरी, मेजॉरिटी स्टेज पे। वस्तु के जीवन की किस अवस्था में प्रतियोगिता का पतन होने लगता है? चौथी अवस्था में वस्तु का पतन होने लगता है, डिक्लाइन, बिक्री घट जाती है। मूल्य रणनीतियाँ, प्राइस स्ट्रेटजी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, हाई प्राइस स्ट्रेटजी, लो प्राइस स्ट्रेटजी। किसी वस्तु या सेवा के बदले में जो धन दिया जाता है उसे कहते हैं प्राइस कहते हैं, प्राइस कीमत कहते हैं। जो धनराशि हम देकर किसी वस्तु को देकर जिस वस्तु को खरीदते हैं उसे कहते हैं मूल्य, वैल्यू कहते हैं। मूल्य निर्धारण के ढंग, मेथड ऑफ सेटिंग प्राइसेस कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से, बेस्ड ऑन कॉस्ट, बेस्ड ऑन मार्केटिंग। लागत पर आधारित मूल्य निर्धारण ढंग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। लागत धन मूल्य निर्धारण का सूत्र है विक्रय मूल्य, इकाई की लागत प्लस इकाई पर इच्छित लाभ। विपणन मिश्रण के सभी उपकरण जिनका प्रमुख अनुनय संदेश है, संवर्धन, प्रमोशन के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा किसने दी? फिलिप कोल्टर ने। प्रमोशन में विज्ञापन, व्यक्तित्व विक्रय, प्रवर्तन विक्रय और अन्य विक्रय उपकरण आते हैं। परिभाषा किसने दी? स्टांटन ने। मैकार्थी की पुस्तक है बेसिक मार्केटिंग ए मार्जिनल अप्रोच। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के कितने उद्देश्य हैं? 3। नंबर 1, टू इन्फॉर्म सूचना देना, टू रिमाइंड याद दिलाना, टू प्रोड्यूस राजी कराना। सेल्फ प्रमोशन एक हिस्सा है, प्रमोशन का ही हिस्सा है। विज्ञापन बिना व्यक्तित्व विक्रय कर्ता के विक्रय कला है। परिभाषा किसने दी? मेंशन व रथ केमेट ने। वेयर एवर वी आर एडवर्टाइजिंग इज विद अस, हम जानते हैं कि विज्ञापन हमारे साथ है। किसने कहा है? वाटसन ने। व्यवसाय में विज्ञापन का वही महत्व है जो उद्योग में भाप शक्ति व चल शक्ति का है, कहा है। किसने कहा है यह दोस्तों? विलियम गैडस स्टोन ने। विज्ञापन में लाभों को बांटा गया है 4 भागों में। नंबर 1, एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूस, कंज्यूमर ऑफ प्रोड्यूस, मिडिल मैन ऑफ प्रोड्यूस, सोसाइटी ऑफ प्रोड्यूस। सेल प्रमोशन अंग्रेजी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सेल प्लस प्रमोशन। प्रमोशन जो है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सेल प्रमोशन से अर्थ उन कदमों से है जो करने या बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। किसने कहा? AHR डेल्सन ने परिभाषा दी है। ये वस्तु की गुणवत्ता एवं शुद्धता का प्रतीक है एगमार्क, 1937। उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के मध्य तीसरे पक्ष की गारंटी कौन करता है? एगमार्क। एगमार्क का उल्लंघन करने पर सज़ा कितने माह की होती है? 6 माह की सज़ा तथा 5,000 रुपया जुर्माना पड़ता है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मार्केटिंग सर्विस, जो मार्केटिंग सर्विस की यूटिलिटी होती है वह कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। फार्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्रोसेसिंग यूटिलिटी।
सर्टिफाइंग एजेंसी ऑफ FPO, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1955 कब संशोधित करके खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1955 कब संशोधन किया गया? 2002 में। शाकाहारी एवं मांसाहारी उत्पादों के लिए चिन्ह अनिवार्य कर दिया गया। उत्पादन स्थल से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में कृषक एवं अन्य मध्यस्थों द्वारा किए जाने वाले व्यय की कुल धनराशि को कहते हैं मार्केटिंग कास्ट, विपणन लागत कहते हैं। मार्केटिंग कास्ट का सूत्र है उत्पादन की विपणन लागत प्लस विभिन्न विपणन मध्यस्थों की विपणन लागत का योग। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इफिशियंसी। मार्केटिंग इफिशियंसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 तकनीकी, नंबर 2 आर्थिक दक्षता, इकोनॉमिक इफिशियंसी, टेक्नोलॉजी। मार्केटिंग इंटीग्रेशन, बाजार एकीकरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कांग्लोमरेशन। हॉरिजॉन्टल जो है यह किसी एक फर्म पर की गई खेती। वर्टिकल का मतलब है एक फर्म पर कई कार्य, जैसे राइस मिल। और कांग्लोमरेशन का मतलब है जब कई फर्म के जब मालिक अलग अलग हों तो उसे कांग्लोमरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका टाटा कंपनी है। वर्तमान में एगमार्क मानकों में कितनी विभिन्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता दिशा निर्देश शामिल हैं? 224। नाफेड जो है दोस्तों कितने सहकारी विपणन समितियों की प्रतिनिधित्व करता है? 3632। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, हो सकता है परीक्षा में पूछा जा सकता है। नियाम का वर्तमान नाम है CCSNIAM। नियाम का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और इसका जो नाम बदल कर रख दिया गया है अब चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भारत में कृषि का निर्यातक देश भारत में कृषि का निर्यात में हिस्सा कितने % है? 17.34%। एक्सपोर्ट में जो है कृषि का कितना भाग है? 17.34%। भंडारण गृहों की आवश्यकता अनुभव करते हुए स्थापना का सुझाव दिया कृषि रॉयल कमीशन ने वर्ष 1928 में। केंद्रीय बैंक की जांच समिति ने 1930 में सुझाव दिया। रिजर्व बैंक ने 1944 में सुझाव दिया। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग बोर्ड की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? सितंबर 1956 में। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिपार्टमेंट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट की स्थापना जून 1956 में हुई। NCDW का नाम बदलकर मार्च 1963 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन रख दिया गया। सहकारी साख एक्ट 1904 में, गैर सहकारी साख एक्ट 1912 में। विश्व का सबसे बड़ा सहकारी समिति है अमूल। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। प्राथमिक सहकारी कृषि विपणन विक्रय समितियां कार्य करती हैं ग्राम स्तर पर। सरकार द्वारा खाद्यान्नों का वितरण कहलाता है राशनिंग। आंतरिक और विदेशी व्यापार के विभाजन रेखा देश की सीमा को किसने बताया? हैवस्लर ने। विदेशी व्यापार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आयात इंपोर्ट दूसरे देश से। नवीन विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गई 27 अगस्त 2009 में, जो 5 साल के लिए होता है। टंडन समिति 1980 में गैट के समूह में हुई थी। व्यापार बोर्ड की स्थापना 1962 में हुई थी। निर्यात निरीक्षण परिषद बनाई गई थी एक्सपोर्ट के लिए। निर्यात गृह की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1968 में। भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना कब हुई? 1966 में, जो कि मुंबई में स्थित है।
MMTC का पूरा नाम है मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। यह सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी और गोल्डन सुपर स्टार हाउस है। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सूरत में। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। भारतीय पैकेजिंग संस्थान कहाँ है? मुंबई में। भारत में निर्यात संगठन बोर्ड की कितनी संख्या है? 5 हैं, जो कि निम्न है वो: नंबर 1 चाय, नंबर 2 कॉफ़ी, नंबर 3 रबर, नंबर 4 मसाले, नंबर 5 तंबाकू बोर्ड। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तथा फर्स्ट पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से पहला पार्ट आप देख सकते हैं।